तो लास्ट पार्ट को मेरे को डिलीट करना पड़ा एक कोरियन कंपनी के कॉपीराइट के कारण। इसीलिए मैं वीडियो को ओल्ड स्कूल वाइब देता हूँ, बट तुम लोग तो समझते नहीं हो। बट फिर से अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस टाइमलाइन में जाकर आप लोग 11th पार्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में थोड़ा सा गलती था, असल में डायमंड फिंगर अटैक कार्तिक ने किया था, न कि अभिषेक ने। अब आगे 4th प्रिंस 9th प्रिंस को सावधान तो करता है, बट बहुत ज्यादा देर हो जाता है क्योंकि कार्तिक ने ऑलरेडी अटैक कर दिया था। 4th प्रिंस बोलता है कि अगर तुमने मेरे भाई को थोड़ा सा भी हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कार्तिक ये तुम्हारे दिमाग पर डाल लो। बट अभिषेक बोलता है कि चलो हो गया आज का खेल, अब यहाँ से चलो। बट जब कार्तिक पीछे घूम ही रहा था, पीछे डॉन को दिखाया जाता है और अभिषेक भी बोलता है कि सामने देखो, डॉन अपने क्लोन बनाने में बहुत ही ज्यादा ही माहिर है, ऐसा हो सकता है वो उसका क्लोन था। और जब कार्तिक सामने घूमता है तब बहुत देर हो जाता है क्योंकि डॉन का एक ताकत पर लात उसके मुंह पर आ रहा था और उसी के हीट से वो बहुत दूर चला जाता है। और डॉन बोलता है कि मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, तुम्हारा मुंह मेरा टारगेट नहीं था, तुम्हारा गला था, मैं इसी एक लात के साथ तुम्हें खत्म कर देता। कार्तिक बोलता है कि इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि तुमने बहुत सारे मुंबई सिटी के लोगों को पिछले टाइम मारे थे। और उसी के साथ वो अंदर में सोचता है कि इसके स्ट्रेंथ के साथ मैं फाइट करने के लायक नहीं हूँ। मगर डॉन बोलता है कि अगर तुम इसी स्ट्रेंथ के साथ मेरे साथ फाइट करने आओ तो तुम्हारा मौत पक्की है। वहाँ पर दिखाया जाता है कार्तिक अपनी ब्लड लाइन का पावर को एक्टिव करता है और उसका ब्लड लाइन का पावर होता है फैंटम हैंड, जहाँ से उसके बॉडी के पीछे से बहुत सारे बड़े बड़े हाथ निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसी फैंटम हैंड से वो डॉन की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और कार्तिक बोलता है कि अभी तुम्हारा बचने का कोई चांस नहीं है। दिखाई देता बहुत सारे हजारों के तादाद में हाथी डॉन को अटैक करने के लिए सामने आ रहा था और ये सारे हाथ बहुत ज्यादा बड़ा था, इसीलिए इन हाथों से डॉन को क्रश किया जा सकता था। डॉन अपने डैगर को निकालता है और वो एक के बाद एक हाथ को काटना स्टार्ट कर देता है। बाबर अभिषेक बोलता है कि कार्तिक ने अभी तक नहीं समझा कि ये डॉन थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। वहाँ पर दिखाया जाता है डॉन को। डॉन एक के बाद एक हाथ को काटता ही चला जा रहा था। कार्तिक गुस्सा होता है, बोलता है कि अब तुम्हारा बचने का कोई मौका नहीं है और उसी के साथ वो अपने सबसे ताकतवर हैंड, जिसे वो अपने खुद के हैंड के साथ पावर दे रहा था, उसी के साथ डॉन के ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ पर 4th प्रिंस बोलता है कि भाई क्या तुम ठीक हो? एंड अभिषेक बोलता है कि इतनी आसानी से तुम्हारी मौत हो गई, ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एक रहम है। बट डॉन को दिखाया जाता है वो उसका पूरा हाथ को तोड़ देता है और वो बोलता है कि वहां से मत हटना, अगर हटे तो तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे। और उसी के साथ डॉन अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो एक ही सेकंड में कार्तिक के पास पहुंच जाता है और अपने डैगर से कार्तिक के एक हाथ काट डालता है और हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। डॉन बोलता है कि तुम्हें अभिजान से बहुत ज्यादा प्यार था ना, ये देखो ये अभिजान का डैगर है और इसी से तुम मरने वाले हो, तुम्हारा हाथ भी इसी डैगर से काटा गया है। मगर अभिजान का ब्रदर अभिषेक बोलता है क्या तुम्हारा इतना ज्यादा साहस कैसे हो सकता है, तुम मेरे भाई के डैगर से अटैक करो। वहाँ पर डॉन बोलता है कि जब मैं इतना ही दूर आ चुका हूँ तो थोड़ा और ही दूर चला जाता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बट वहाँ पर अभिषेक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो। डॉन कार्तिक को बोलता है कि मैं इन सारे लोगों से बहुत ही ज्यादा ही हेट करता हूँ जो कि दूसरों के स्ट्रेंथ पर उड़ता है। बट अभिषेक डॉन के 4th ब्रदर के सिर के ऊपर हाथ देते हुए बोलता है कि उसे छोड़ दो, अगर नहीं छोड़े तो तुम्हारे भाई को मैं क्रिपल बना दूंगा। तो डॉन बोलता है कि उसे छोड़ दो। तो अभिषेक बोलता है कि लाइन में आओ, लाइन में आओ, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे सामने कौन खड़ा है और जगह के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। वहाँ पर डॉन सीरियस हो जाता है और अभिषेक 4th प्रिंस के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था, इससे 4th प्रिंस को बहुत ही ज्यादा ही दर्द होता है और 9th प्रिंस डॉन बढ़ जाता है। अभिषेक के हाथों पर एक तगड़ा अटैक करता है जिससे कि उसका हाथ 4th प्रिंस के सिर से हट जाता है और वो 4th प्रिंस को बचा लेता है। वहाँ पर अभिषेक बोलता है कि टाइम हो चुका है गाइस, सभी आओ और इसे मार डालो। वहाँ पर दिखाया जाता है सारे मुंबई सिटी के आदर्श जो कल्टिवेटर थे वो आ चुके थे। 4th प्रिंस बोलता है कि भाई यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हारे कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। मगर डॉन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है हाँ मेरे को मारने का कोशिश करके देखो मैं इन सारे का क्या हालत करता हूँ। और कुछ ही सेकंड के बाद दिखाया जाता है वो सारे लोगों को अधमरी हालत पर ले पहुंचता है। बाबर अभिषेक बोलता है कि हाँ तुम्हारे पास अच्छा खासा स्किल है, बट ये यहीं पर खत्म होता है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कभी भी अभिषेक का पावर नहीं देखा था। वो बहुत ही ज्यादा ही ताकतवर है क्योंकि वो ब्लैक रियलम के 6th स्टेज के भी ट्रांजिशन स्टेज पर है। और इसी के साथ दिखाया जाता है वहाँ पर रोनिता का एंट्री होता है और रोनिता के एंट्री से ही जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी से अभिषेक समझ जाता है उसके पीछे कोई पावरफुल शख्सियत खड़ा है और वो पीछे घूमते ही रोनिता को देखता है और उसे ग्रीटिंग्स पेश करता है। बोलता है कि अरे रोनिता जी आप यहाँ? तो डॉन बोलता है कि लगता है आज के लिए तो मैं बच गया क्योंकि इस जायंट
क्लाइंट के साथ फाइट करना मेरी बस की बात नहीं थी। वहाँ पर रोनिता बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए नहीं आया, मैं डॉन के साथ बात करना चाहता हूँ। इससे अभिषेक थोड़ा सा तो शॉक होता है। अभिषेक बोलता है कि मैंने ऑलरेडी परमिशन ले लिया है एल्डर से कि इसी ने ही मेरे ब्रदर को मारा है और मैं इसके साथ रिवेंज ले सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक एकेडमी के रूल के अंडर आता है। तो रोनिता बोलता है कि क्या तुम एल्डर के द्वारा मेरे को धमकी दे रहे हो? क्या मैं इसे एक धमकी सोचूं? तो अभिषेक बहुत ही ज्यादा ही प्रेशर में आ जाता है। उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर गिर रहा था। वो बोलता है कि नहीं, मैं आपको धमकी देने का हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। वहाँ पर रोनिता बोलता है नाइन्थ प्रिंस को, जूनियर ब्रदर डॉन, तुमने अगर अभिषेक के भाई को मारे हो तो तुम्हें एक अच्छा खासा रीजन देना पड़ेगा और उसी के साथ एक सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। तो क्या एल्डर सिस्टर रोनिता डॉन को बचा रहा है? वहाँ पर डॉन बोलता है कि अच्छा, अगर यही आपका ऑर्डर है तो मैं सीनियर ब्रदर अभिषेक के साथ 1 मंथ के बाद फाइट करने वाला हूँ, वो भी लाइफ एंड डेथ एरिना पर। और इससे रोनिता बहुत ही ज्यादा ही घबरा जाती है। वो बोलती है कि मैं इसे बचाने के लिए आया था या मारने के लिए। वहाँ पर अभिषेक खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छी खासी सॉल्यूशन है। डॉन फिर से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ 1 मंथ के बाद फाइट करने वाला हूँ, वो भी लाइफ एंड डेथ के एरिना पर। तुम वहाँ पर तुम्हारे ब्रदर के मौत के बदला ले सकते हो और मैं वहाँ पर तुम्हारे एक हाथ को तोड़ते हुए मेरे 4th ब्रदर का बदला लूंगा। तो इसमें अभिषेक पूरी तरह ही राजी हो जाता है। सारे लोगों को दिखाया जाता है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर इसके साथ अभिषेक का फाइट हुआ तो जरूर से डॉन मरेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये देखना बहुत ही ज्यादा ही दिलचस्प होगा। उनमें से कुछ लड़कियां डॉन के बारे में भी सोच रहे थे, क्योंकि डॉन बहुत ही ज्यादा ही हैंडसम दिखता था। वो उनके फैन बन गए थे। कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है डॉन एक फील्ड पर बैठा है और उसके सामने रोनिता भी बैठी है। रोनिता बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है तुम इस पावर के साथ अभिषेक के साथ फाइट करने के काबिल भी हो? तो डॉन फाइट करने के बाद बहुत ही ज्यादा ही एग्जॉस्ट हो गया था। वो अपने जेमिन की को रिकवर करने के लिए पील खा रहा था और वो बोलता है कि मैं अपने पूरा दम लगा दूंगा। रोनिता और बोलती है तुम अपनी लाइफ को इतनी इजीली रिस्क पर नहीं डाल सकते, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। वहाँ पर डॉन बोलता है ये कोई फाइट नहीं है, ये है पंजाब सेक्ट के साथ मुंबई सेक्ट का फाइट, और सारे लोग हम दोनों का फाइट को भी इसी तरह ही देखेगा। अगर मैं उसे हरा नहीं सकता तो इसी तरह सारे मुंबई सेक्ट के लोग पंजाब सेक्ट के लोगों के साथ बुली करता रहेगा। डॉन और बोलता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फ्यूचर में पंजाब सेक्ट के लोग यहाँ आने में भी डर फील करेगा। वो आना नहीं चाहेगा क्योंकि यहाँ पर मौत का खतरा हमेशा बना रहता है। तो रोनिता समझ जाती है कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। रोनिता बोलती है कि अगर इस तरीके से सोचा जाए तो तुमने ठीक डिसीजन लिया है। वहाँ पर 10 दिनों के बाद दिखाया जाता है 10 दिन तक डॉन अपने टाइम एंड स्पेस के घर पर बहुत ही तगड़ी तरह कल्टिवेशन कर रहा था। वो बोलता है कि मैं अगर अपने ड्रैगन एंड एलिफेंट वज्रबाम का 4th मूव को ओपन कर लूं, ब्रेक कर लूं, तो फिर मैं अभिषेक के साथ फाइट करने का लायक बन जाऊंगा। पर इसके लिए मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। मैं किसी के साथ प्रैक्टिस जब कर पाऊंगा तभी मैं अपने 4th अटैक को पूरी तरह ओपन कर पाऊंगा। उसके साथ वो अपने टाइम एंड स्पेस के घर से बाहर आ जाता है और वो बाहर सुनता है कि उसका वो मोटा बिल्ली किसी के साथ बोल रहा था कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जियान के ऐसे बात सुनते हुए वो थोड़ा सतर्क हो जाता है। वो बाहर आने लगता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो बिल्ली दरवाजे के सामने बैठा हुआ था और वो बोलता है कि यहाँ से चली जाओ, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर खतरनाक कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। वहाँ पर दिखाया जाता है उसके सामने आयोनी आई थी। आयोनी अभी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। आयोनी बोलती है कि अगर तुम मेरे को रोकना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तो वो बिल्ली हंसता है। वो बोलता है कि एक छोटी सी बच्ची मेरे को मारने की बात कर रहा है। सच में बहुत ही ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। तो आयोनी बोलती है मैं लास्ट बार के लिए कह रही हूँ, यहाँ से हट जाओ। तो वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है अब इसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम करना, और वो आयोनी को अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। बट आयोनी अपने शॉट को निकलते हुए एक स्ट्राइक लगा देता है उस बिल्ली के ऊपर और वो बिल्ली दूर जाकर गिरता है। भाई अगर ये बिल्ली इंडिस्ट्रक्टिव बॉडी ना लेकर आया होता तो ये अभी के टाइम खत्म हो जाता। वो बिल्ला भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फिर से आयोनी को अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, बट आयोनी भी एक स्ट्राइक के साथ उसे दूर भेज देता है। रोनिता को दिखाया जाता है वो दूर से सब कुछ देख रही थी। आयोनी जोर से बोलती है कि बाहर आओ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, तुम्हें मैं आज मार डालूंगी। तुमने उस रात मेरे को जिस तरीके से ह्यूमिलेट किया उसका बदला लेने आई हूँ। वहाँ पर बिल्ली बोलता है कि ढीठ लड़की तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ फाइट करो। वहाँ पर दिखाया जाता है डॉन बाहर आता है। डॉन बोलता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है, और उसी के साथ
ना से बोलता है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ। वह सीनियर सिस्टर आयोनी को दिखाया जाता है, वो अपने ताकत को एक्टिव करता है। वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए आया हूँ। तुमने उस रात मेरे साथ बहुत ही ज्यादा ही बुरा किया था। एक लड़की को नहाते हुए कौन अटैक करता है और तुम देखने की भी कैसे हिम्मत कर सकते हो। और वहाँ पर जियान सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा ही अच्छी टाइम पर आई है, क्योंकि अभी अभी डॉन ने अपने ताकत को थोड़ा बढ़ा लिया है। देखते हैं आज वो कितना ताकतवर हुआ है ऑलरेडी। वहाँ पर आयोनी अपने शॉट को निकालते हुए डॉन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, बट डॉन अपने टाइम एंड स्पेस के सील्ड को निकालता है और उसके साथ वो डिफेंस करना स्टार्ट कर देता है और उसी डिफेंस से आयोनी का अटैक पूरी तरह वेस्ट जाती है। रोनिता बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि कैसे सीनियर सिस्टर आयोनी का अटैक कोई जूनियर ब्रदर संभाल भी सकता है, वो भी अपने मार्शल से। और उसके बाद वो सोचता है कि ऐसा मैग्निफिसेंट मार्शल ऑरा इस उम्र पर नहीं हो सकता, इस सब से कुछ और ही टेक्निक है जिसका कल्टीवेशन कर रहा था। वैसे हमें पता है ये डॉन का टाइम एंड स्पेस का डिफेंस है, ना कि कोई भी टेक्निक या कोई भी सील्ड। मगर आयोनी भी बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाती है और डॉन अपने सील्ड को बनाए रखता है। वो बोलता है कि सच में सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा ही स्ट्रांग है, इस चीज को संभालना भी बहुत ही ज्यादा ही हार्ड पड़ रहा है। वहाँ पर दिखाया जाता है आयोनी अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा लेती है और उसी के साथ वो अटैक करते हैं हर तरफ एनर्जी एंड ब्लास्ट का साउंड निकलने लगता है। सारे लोग ही बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि लगता है ड्रैगन हॉल के टॉप जीनियस प्रॉब्लम में है। वहाँ पर दिखाया जाता है रोनिता भी आ जाती है। रोनिता बोलती है कि रुक जाओ बहना, उसी के ऊपर अटैक मत करो, शांत हो जाओ। वहाँ पर दिखाया जाता है डॉन अपने फिंगर शॉट टेक्निक एंड आयोनी अपने शॉट टेक्निक के साथ वो दोनों जब एक दूसरे के साथ फाइट कर ही रही थी, रोनिता मिडिल में आकर दोनों को ही रोक लेता है और रोनिता सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। डॉन बोलता है कि रोनिता आप यहाँ? तो रोनिता बोलती है कि इस सारी चीजों में मेरी ही गलती थी, इस ब्रदर को छोड़ दो, इसका कोई भी गलती नहीं थी। बट आयोनी बोलती है कि आज मैं इस लड़के को मार ही डालूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ रोनिता। तो रोनिता बोलती है कि शांत हो जाओ बहन, इसका कोई भी गलती नहीं थी, मैं ही उस दिन प्रैंक कर रही थी आपके साथ। वैसे तुम अगर इस बच्चे को मारते हो वो भी पब्लिक में, तो तुम्हारे ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट होगा एल्डर के द्वारा, क्योंकि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ही टैलेंटेड एंड जीनियस लड़का है। बट आयोनी बोलती है कि कोई भी एल्डर मेरे को रोकने के लिए नहीं आएगा, तुम यहाँ से हट जाओ, मैं इस लड़के को आज छोड़ूंगी नहीं, इसे खत्म कर ही डालूंगी। तो रोनिता बोलती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ बहन, मैं उससे नहीं प्रोटेक्ट करना चाहता। आयोनी बोलती है कि अगर तुम मेरे को रोकना ही चाहते हो तो अपने स्वॉर्ड निकालो और मेरे साथ फाइट करो। बट रोनिता के पास और कोई भी चारा नहीं था, वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है और उसी के बाद स्टार्ट हो जाता है दोनों फीमेल डेविलों का फाइट। उन दोनों का फाइट से बहुत ही तगड़ा एनर्जी निकलता है और ये चीज देखते हुए डॉन भी बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाता है। वो मन में सोचता है कि सच में ये दोनों फीमेल डेविल बहुत ही ज्यादा ही स्ट्रांग है। वो दोनों ही एक दूसरे के बराबरी का टक्कर का था। आयोनी पास में आते हुए रोनिता को बोलती है कि मैं दूसरी बार आसान नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे को रोकने के काबिल नहीं हो। बट दोनों ही बहुत ही ज्यादा ही गिल्टी फील कर रही, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही अच्छा दोस्त थे। रोनिता बोलती है कि अगर तुम इसे आज छोड़ देते हो तो वैसे भी वो 1 मंथ बाद मरने वाला है और वो भी पब्लिकली, तो आज एक क्राइम करने का कोई भी वजह नहीं बनता। और नहीं कि तुम कहना क्या चाहते हो? रोनिता बोलती है डॉन बस 20 दिनों के बाद इनर सेक्ट के रैंकिंग डिसाइबल अभिषेक के साथ फाइट करने वाला है, वो भी लाइफ एंड डेथ के एरिना पर। तो अर्नी बोलती है डॉन का कल्टीवेशन अभी भी उतना अच्छा खासा कुछ नहीं है और वो अगर अभिषेक के साथ फाइट करने वाला है तो वो बिल्कुल मरने वाला है। वो डॉन को देखता है और बोलता है कि क्या ये सच है? तो डॉन बोलता है कि हाँ, मैं उसके साथ लाइफ एंड डेथ के एरिना पर 20 दिनों के बाद फाइट करने वाला हूँ। तो अर्नी बोलती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें और 20 दिन जीने के लिए देता हूँ। अगर तुम उस लाइफ एंड डेथ के एरिना पर मर गए तो कोई बात नहीं, अगर अभिषेक तुम्हें छोड़ देता है तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी। वहाँ पर यही सब कुछ बोलते हुए वो उस घर से बाहर जाने लगती है। डॉन रोनिता को बोलती है कि सीनियर सिस्टर, मेरे को आपका थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है। रोनिता राजी हो जाती है। वो बोलती है कि ठीक है, बताओ क्या करना है। दिखाया जाता है रात हो जाता है। रात के टाइम रोनिता एंड डॉन एक तालाब के पास खड़े हुए थे। डॉन बोलता है कि मैं अपने प्लाम अटैक को आपके ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ और आप इन सारे को रोकिए। तो डॉन अपने ड्रैगन एंड एलिफेंट रिटर्निंग द आर्ट अर्थात 3rd लेवल का अटैक को करता है, बट बहुत ही आराम से रोनिता संभाल लेती है और ऐसे ही पूरी रात ट्रेनिंग के साथ ही कट जाता है। दिखाया जाता है डॉन बहुत ही ज्यादा ही हाफ रहा था, बट रोनिता तब भी खड़ी हुई थी। वो बोलती है कि क्या तुम इस ताकत के साथ अभिषेक को हराने के बारे में सोच रहे हो? तो डॉन बोलता है कि नहीं, मैं इससे भी बहुत ही ज्यादा ही ताकतवर बनूंगा और इसीलिए मैं आपका हेल्प की मांग कर रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है 3 दिन कट जाता है।
डॉन प्रैक्टिस कर रहा था और रोनिता बैठी हुई उसे देख रही थी। वो बोलती है कि बहुत ही तगड़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा ही जीनियस है। फिर रात हो जाती है, रोनिता तो सो जाती है और डॉन बारबरी कल्टीवेट कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे की सुबह दिखाया जाता है। डॉन फिर से रोनिता के साथ फाइटिंग चैलेंज कर रहा था। रोनिता बोलती है कि पूरी ताकत लगा दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा एनर्जी है। तो डॉन अपने फोर्थ मूव, जो कि वो अभी तक कल्टीवेट कर रहा था, उसी अटैक को रोनिता के ऊपर करता है। बट रोनिता 2 रियलम हाई पर था, उसके ऊपर इन सारी चीजों का कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा था। वो बोलता है कि हाँ ये काफी सही है, और प्रेशर लगाओ। और डॉन अपने प्रेशर को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा देता है और रोनिता भी इससे थोड़ा दूर चली जाती है और वो पानी में आकर गिरता है। डॉन बोलता है कि मैंने इस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। मैंने एलिफेंट वज्र पाम का 4th लेवल ड्रैगन सील्ड एंड एलिफेंट शैडो प्लम अटैक को सीख लिया है। वहाँ पर दिखाया जाता है रात के टाइम रोनिता एंड डॉन अभी घर में आ चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहा था और डॉन रोनिता को इस सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहता है। वो बोलता है कि अगर आप नहीं होती तो मैं इस 4th स्टेज के अटैक को कभी भी ओपन नहीं कर पाता। और रोनिता के साथ डॉन 5 दिन टोटल प्रैक्टिस किया था, तो अभी 15 डेज और बाकी है। तो रोनिता बोलती है कि इन सारी चीजों में कोई भी बड़ी बात नहीं है। डॉन पूछता है कि आपने बचपन में किस ग्रेड पर अपने मार्शल मार्क को एक्टिव किया था। तो रोनिता बोलती है कि मैंने 6th ग्रेड का आइस गॉड मार्शल मार्क को ओपन किया था, और वो भी 2 साल की उम्र पर। तो डॉन बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि इसीलिए साहब से आप इतने कम उम्र पर अपनी ताकत को इतना ज्यादा कर लिया है। अब बस 13 से 14 साल की होंगी, है ना। तो रोनिता बोलती है कि क्या बोल रहे हो, मैं अभी 19 साल की होने वाली हूँ। तो डॉन बोलता है कि तो फिर तुम इतने ज्यादा छोटी क्यों दिखती हो। तो रोनिता बोलती है कि मैंने जिस आर्ट की प्रैक्टिस किया है, इसका जब तक मैं 2nd लेवल को ओपन नहीं कर पाती तब तक मैं फर्स्ट लेवल के जैसे ही देखने में लगूंगी। और मैंने फर्स्ट लेवल को ओपन किया था 13-14 की उम्र पर, और मैंने अभी तक 2nd लेवल को ओपन नहीं कर पाया, और इसलिए मेरे अपीयरेंस पूरी तरह रुक चुकी है, मेरी बॉडी डेवलपमेंट पूरी तरह रुक चुकी है। तो डॉन बोलता है कि सच में बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग बात है। मून डेमोनिक सेट का 8 डिसोलेट हार्मोनी टेक्निक भी कुछ सेम ही तरीके का है, उससे भी अपीयरेंस नहीं चेंज होता। तो ये चीज सुनते हुए रोनिता बहुत ही ज्यादा घबराई हुई पूछती है कि तुम्हें पता है मून सेक्ट के 8 डाइसोलेट हार्मोनी टेक्निक। तो डॉन बोलता है आप इतनी तगड़ी तरह एक्साइटेड क्यों हो गए, मैंने बस इस चीज के बारे में सुना था। उसके बाद डॉन मन के अंदर बोलता है कि इसके बारे में मैंने पिछले लाइफ में सुना था। मगर रोनिता बोलती है मेरे को लगा कि तुम सबसे उस सेक्ट के कोई स्पाई होंगे। तो डॉन रोनिता के इस बिहेवियर को देखते हुए बोलता है कि लगता है मून डेमोनिक कल्ट के साथ एल्डर सिस्टर रोनिता के कुछ न कुछ संपर्क जरूर से होंगे। बाबा दिखाया जाता है रोनिता बहुत ही ज्यादा ही इज्जत फील कर रही थी। वो फिर गुस्सा होते हुए बोलती है कि अगर तुम मून सेक्ट के कोई भी स्पाई होते हो तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। तो डॉन बोलता है कि नहीं, मैंने तो बस सुना था, इन सारी चीजों से मैं कोई भी रिलेट नहीं करता हूँ। मैं क्या मेरे एल्डर सिस्टर को कोई भी झूठी बात बोल सकता हूँ। बट एल्डर सिस्टर ने जब सुना है मून सेक्ट के 6th हार्मोनी टेक्निक के बारे में, तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये कहाँ से सुना है। तो रोनिता बोलती है कि पूरे इंडा सेक्ट पर मून सेक्ट एक टैबू मानी जाती है और इसका नाम डिस्कस करना भी बहुत ही ज्यादा ही बुरा माना जाता है। बट ठीक है, मिलते हैं 15 डेज के बाद, क्योंकि 15 डेज के बाद ही तुम्हारा फाइट भी होने वाला है। और यही सब बोलते हुए वो वहां से निकलने लगती है। और डॉन मन के अंदर सोचता है कि मेरे को बिल्कुल लगता है कि सीनियर सिस्टर रोनिता के साथ मून सेक्ट का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर से होगा। 16 नंबर डे, और वहाँ पर ड्रैगन मार्शल हॉल पर सुबह का टाइम था। जियान अभी भी सो रहा है। भाई इसका कोई काम धंधा नहीं है, 500 साल से ये सो रहा है और अभी भी ये सो रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो सामने से काजल का एनर्जी को फील करता है, और ये फील करते ही वो अपने आंखें को ओपन करता है और दिखाया जाता है फिर से रात हो चुका है। और डॉन अपने स्वॉर्ड फॉलोइंग द हार्ट का 8th स्टेज का प्रैक्टिस कर रहा था। जियान बोलता है कि क्या ये बच्चा एनर्जी का बास्टिंग कर रहा है, वो भी इस लेवल का। सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा ही जीनियस है। वहाँ पर दिखाया जाता है चुपके से आयोनी उसे नोटिस कर रही थी। वो बोलती है कि क्या सब बोलते हैं, डॉन बहुत ही ज्यादा ही जीनियस है, ये तो एवरेज लग रहा है, कोई ज्यादा अच्छा खासा कुछ नहीं लग रहा। और उसके बाद दिखाया जाता है डॉन उसी रेड एनर्जी से शॉट बनाने लगता है और उसी शॉट को वो पूरी तरह अपना लुक दे देता है। और ये चीज देखने के बाद आयोनी पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि ये 8th स्टेज था जहाँ पर आयोनी भी अभी तक पहुंची नहीं है। मैं भी ये चीज करने की लायक अभी तक बनी नहीं हूँ। सच में ये लड़का जीनियस है, मैं मान गया। बट
क्या फायदा। इस लेवल के टैलेंट के साथ भी वो अभी भी अभिषेक को हरा नहीं सकता, क्योंकि एक शॉट बनाने से ही काम नहीं बन जाता, उस शॉट की पावर भी होना चाहिए और उस शॉट को कंट्रोल करने के लिए उसके पास ताकत भी होना चाहिए। बट तुम उसे यूज ही नहीं कर पाते हो तो ये पूरी तरह यूजलेस है। वहाँ पर दिखाया जाता है वो बिल्ली बोलता है कि सच में ये लड़का जीनियस है, इसने शॉट फॉलोइंग द हार्ट का 8th स्टेज को ओपन कर लिया है और ये सच में काफी तारीफ है। वहाँ पर अरुणी ये सारी चीज बोलते हुए वहाँ से चली जाती है और वो मन में सोच रही थी कि मेरे से भी ये बंदा शॉट में ज्यादा ताकतवर है। फिर दिखाया जाता है 29th डे है, वहाँ पर सुबह हो जाता है। डॉन तब तक प्रैक्टिस कर रहा था, मोबिल्ला उसे देख रहा था। जियान को लगता है कि सच में इस लड़के को देखते हुए लग रहा है एक शॉट गॉड है और डॉन आते हुए बोलता है कि तुम मेरे को इस तरीके से घूर क्यों रहे हो, मैं अभी 4th ब्रदर के साथ मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे। तो जियान बोलता है कि ओ लड़के, क्या तुम मेरे को एक सर्वेंट सोचता हो या फिर एक पेट बिल्ली। तो डॉन बोलता है कि अरे छोड़ो। और यही सब बोलते हुए वो जब बाहर आने ही वाला था, पीछे से लुओ सांग आ जाता है। वो बोलता है कि ब्रदर बहुत ही ज्यादा ही गंदी चीज हो चुकी है। तो डॉन बोलता है कि क्या हो गया। तो लुओ बोलता है कि तो अभी आपके फाइट का 29th डे है, मतलब बस एक दिन ही बाकी है और ये एक दिन मुंबई सेट के हर एक बंदे के ऊपर टॉर्चर करा गया है, हर एक बंदे को बुली किया गया है मुंबई सेक्ट के द्वारा, मुंबई सेक्ट के कल्टिवेटर स्टूडेंट के द्वारा। और आज तो हद ही हो गई, आज 4th प्रिंस को फिर से टॉर्चर करने के लिए कार्तिक गया है उसी के टोली लेकर। तो डॉन बोलता है कि इस सेक्ट के एल्डर्स क्या कर रहे हैं, क्या तुम लोग कंप्लेंट भी किए हो एल्डर के सामने। तो लुओ बोलता है कि आउटर सेक्ट के सारे करता धरता तरुण ही है और तरुण खुद मुंबई सेक्ट के सारे लोगों को सपोर्ट करता है और इसीलिए हम लोगों का कोई भी कंप्लेंट किसी काम का नहीं है जब तक तरुण इस आउटर सेक्ट का हेड है। तो डॉन ये चीज सुनते हुए बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अगर तरुण एल्डर सोचता है कि सारे चीज डिसाइबल के अंदर चल रहा है और वो उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये भी है कि हम लोग भी मुंबई सेट के लोगों को बुली कर सकते हैं और इसमें भी तरुण एल्डर कोई भी रोक नहीं लगाएगा। और ये चीज़ सुनते हुए सारे मुंह की डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। उनमें से कुछ बोलती है कि क्या ये सही होगा, कल का फाइट अगर आप हार गए तो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा ही बुरा होगा। तो डॉन बोलता है कि कल को सोचा जाएगा, आज जो हो रहा है उसका एक सलूशन करना बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मैं बोलता है कि चलो फिर देखा जाए कहाँ क्या चल रहा है। वो बोलता है कि आज 4th प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा ही तकलीफ दिया जाएगा कार्तिक के टोली के द्वारा और कार्तिक भी वहाँ पर रहेगा। तो अभी चलो 4th प्रिंस के घर की तरफ। इन सारों का कितना ज्यादा औकात बढ़ चुकी है और ये चीज बोलते हुए वो 4th प्रिंस के घर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर दिखाया जाता है रात का सीन। उसी दिन सारे लोग ही एक दूसरे के साथ बात कर रहा था। बोलते हैं कि कल की रात को फाइट वाला है, क्या डॉन जीत भी पाएगा। वहाँ पर और एक लड़की बोलती है कि वो तो पता नहीं, बट आज 4th प्रिंस का हालत बहुत ही ज्यादा ही खराब होने वाला है क्योंकि कार्तिक खुद अपनी पूरे टोली लेकर वहाँ पर फाइट करने गया है। वहाँ पर दिखाया जाता है 4th प्रिंस का हालत। 4th प्रिंस बहुत ही ज्यादा ही बुरी तरीके से पिट रहा था। वहाँ पर कार्तिक एंड वही गोल्ड डिगर लड़की आ जाती है। कार्तिक का हाथ हम लोगों ने देखा था पिछली बार, डॉन ने काट दिया था। कार्तिक बोलता है कि कभी तुमने सोचा है एक हाथ खोने के बाद कैसा फील होता है। तो 4th प्रिंस बोलता है कि मेरे को इस तरीके से बुली मत करो, नहीं तो तुम्हारा दूसरा हाथ भी नहीं रहेगा। वो गोल्ड डिगर लड़की बोलती है कि अगर तुम्हारा दोनों हाथ को काट दिया जाए तो फिर तुम्हारे ब्रदर क्या करेगा। और यही चीज बोलते हुए वो अपने खंजर से 4th प्रिंस के हाथ को काटने के लिए बढ़ाता है, बट वहां पर दिखाया जाता है 2 फिंगर शॉर्ट अटैक से उस डेगर को पूरी तरह तोड़ दिया जाता है और वहां पर 9th प्रिंस अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो लड़की बोलती है कि क्या तुम एक लड़की पर हाथ उठाओगे। तो डॉन बोलता है कि तुम्हारे एक्शन पर ध्यान दो, जो तुमने किया है उसका फल तो तुम्हें जरूर से मिलेगा। और ये चीज बोलते हुए वो उस लड़की के ऊपर एक तगड़ा अटैक कर देता है और वो जब उड़कर नीचे गिर रही थी वो सोचती है कि एक प्रिंस कैसे मेरे को मार सकती है, एक प्रिंस कैसे एक लड़की के ऊपर हाथ उठा सकती है। बाबा दिखाया जाता है कार्तिक का सीन। कार्तिक बोलती है कि आज तो तुम मरने वाले हो, लास्ट दिन मैंने अपना पूरा ताकत नहीं दिया था और आज तो तुमने हद ही कर दी एक लड़की को मारकर। बट डॉन को दिखाया जाता है, डॉन सीधा आकर कार्तिक के मुंह पर एक लात लगा देता है। सारे लोग ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि डॉन का स्पीड बहुत ही ज्यादा ही हो चुका था।
कार्तिक बहुत दूर जाकर एक वॉल से टक्कर खाता है। डॉन बोलता है कि तुम कब तक दूसरों के ताकत पर उछलोगे, खुद के पास तो कुछ है नहीं, और अगर तुम्हारा ऐसा ही हालत रहा तो तुम मरने वाले हो। सारी मुंबई सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है, वहाँ पर पूरा पंटर आकर रखा था। कार्तिक बोलता है कि तुमने मेरा हाथ को काट दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम खुद अपने आप को ब्लेम करना, क्योंकि मेरे हाथ को काटने के बाद एक पूरा शॉट ही मेरी बॉडी के साथ लगाया गया है। तो डॉन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे फेस को ही काट कर अलग कर दूंगा, इससे तुम्हारे फेस के ऊपर भी एक शॉट लग जाएगा, जिससे तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तो ये सुनते हुए कार्तिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि कल तुम्हें फाइट का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें आज ही मार डालूं। और इसी के साथ वो अपनी लाइफ एसेंस एंड ब्लड एनर्जी को चलाते हुए बोलता है कि मैं एम्प्रेस जिया की कसम खाते हुए बोलता हूँ, अगर तुम मेरे को आज हरा दिए तो पंजाब सेक्ट के ऊपर मेरे कोई भी दोस्त बुली नहीं करेगा, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें पता है तुम्हारे सेक्ट के लोगों के साथ क्या होगा। और डॉन सोचता है कि आ गया एक चक्की चाटने वाला, और उसके साथ वो अपनी स्ट्राइक को लगा देता है डॉन के ऊपर। एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड जो कि ब्लड से बना हुआ था वो डॉन के ऊपर अटैक कर देता है, और डॉन उसे डॉज कर लेता है। और डॉन बोलता है कि इतने स्लो अटैक से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, और उसी के साथ वो अपने प्लाम्प अटैक को कार्तिक के ऊपर करने के लिए बढ़ जाता है, और कार्तिक के ऊपर वो कर भी देता है, और इससे एक बहुत ही तगड़ा एनर्जी का फ्लो निकलता है। वहाँ पर दिखाया जाता है एक लड़की वहाँ पर पहुँचती है, वो बोलती है कि सच में डॉन का ताकत बहुत ही ज्यादा ही लाजवाब है। वहाँ पर दिखाया जाता है डॉन लुओ के नए हाथ पर जो स्वॉर्ड लगा था उस हाथ को भी तोड़ देता है, और कार्तिक बोलता है कि कल के इस फाइट पर तुम बचने वाले नहीं हो, तुम जरूर से मरोगे। तो डॉन बोलता है कि कल का कल ही दिखा जाएगा, बट आज मुंबई सेक्ट के कोई भी लोग बचने नहीं वाले। वहाँ दिखाया जाता है फोर्थ प्रिंस नाइन्थ प्रिंस को बोलता है कि ये दोनों लड़की को भी मारो, ये लड़के भी बहुत ही ज्यादा ही बुरे हैं, इन दोनों ने भी हमारे पंजाब सेक्ट के बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा ही बुली किया है। फिर डॉन बोलता है कि क्या तुम लोगों ने मेरे भाई को इतना आसान टारगेट मान लिए हो कि जब तुम चाहो तुम मेरे भाई को आकर बुली कर सको, जो कि एक फोर्थ प्रिंस है। और ये सारी चीज़ बोलते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, और दिखाया जाता है वो दोनों भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपनी ताकत को एक्टिव कर लेता है। वही ब्लड शॉट बली, तो डॉन अटैक करने के लिए बढ़ता है और बोलता है कि सेम वही बोरिंग वाली अटैक, और इसी के साथ वो दोनों शॉट को ही तोड़ते हुए सामने की तरफ बढ़ रहा था। और सारे लोग बोलते हैं कि 3 मास्टर को एक ही साथ फाइट कर रहा है, इस सच में बहुत ही ज्यादा ही अमेजिंग वाली बात है। वहाँ पर दिखाई जाते हैं और एक लोग जो कि छुपके से इन सारी चीज पर नजर रख रहा था। वो मन में सोचता है अगर डॉन इसी तरीके से रेकलेसली बिहेव करता रहा तो पंजाब सेक्ट का यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा ही हार्ड बनता चला जाएगा। वहाँ पर डॉन बोलता है कि तुम सारे मुंबई सेक्ट के लोग जो भी यहाँ पर आए हो इस पंटर में, कोई भी यहाँ से बच के जाने नहीं वाले, सबके सबको डंडियां बढ़ने वाली है। वहाँ पर सारे लोग ही बहुत ही ज्यादा ही घबरा रहे थे, क्योंकि डॉन सच में बहुत ही ज्यादा ही ताकतवर था और अभी अभी वो 3 मास्टर लेवल के प्लेयर को मारा है। मास्टर लेवल मतलब वो 5 मतलब ब्लैक टेलम के जो 5 स्टेज पर होते हैं उन्हें एज ए मास्टर की तरह दिखाया जाता है कि ये लोग सीनियर टाइप के बंदे हैं। वहाँ पर डॉन जब बढ़ ही रहा था, लुओ बोलता है कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग है ना, हम सारे पंजाब सेक्ट के लोग आज बदला लेंगे मुंबई सेक्ट के ऊपर। और डॉन सामने बढ़ जाता है और लुओ मुंबई सेक्ट के लोगों के सामने जाते हुए बोलता है कि भाई लोगों, क्या तुम लोग आज मेरे साथ मार्शल आर्ट की एक्सचेंज करना चाहोगे? मैं सीखना चाहता हूँ तुम्हारे पास क्या एनर्जी है। और फोर्थ प्रिंस को भी वो मोटिवेट करता है और फोर्थ प्रिंस भी आगे आते हुए बोलता है कि हाँ, मैं भी सीखना चाहूंगा, तुम लोग क्या जानते हो। और ये चीज बोलते हुए सबके ऊपर मारपीट स्टार्ट हो जाता है और मुंबई सेक्ट के लोगों का एक पहाड़ बन जाता है। और जब अभिषेक वहाँ पर पहुंचता है वो बोलता है कि किसका इतना हिम्मत हो गया कि वो हमारे जूनियर ब्रदर्स के साथ इस तरीके की बदसलूकी कर सके। तो वहाँ पर फोर्थ प्रिंस बोलता है कि अच्छा जी, जब तुमने मेरे दोनों हाथ को तोड़ दिए थे तब बदसलूकी कहाँ गई थी? तो बोलता है कि क्या तुम तुम्हारे भाई के ताकत पर इतना ज्यादा उछल रहे हो? आज के रात के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा और चाहो तो यहाँ पर भी क्लियर कर सकते हो। तो वहाँ पर डॉन पहुंच जाता है। डॉन बोलता है कि यहाँ पर क्लियर करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने लाइफ एंड डेथ के एरिना पर चैलेंज किया है, तो वहीं पर दिखा जाएगा। अभिषेक बोलता है कि इतना ज्यादा अगर तुम चाहते हो लाइफ एंड डेथ एरिना पर अभी भी फाइट करना, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। लुओ बोलता है कि इसके साथ मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रात को फाइट कर लेना
और फिर इसे दिखा देना। तो डॉन बोलता है कि हाँ, कौन इसके साथ मुंह लगा रहा है, हाइट में ही तो सारी चीज दिखा जाएगा, बट अगर वो चाहे। और लुओ बोलता है कि अभी अभी तुमने 3 मास्टर के साथ फाइट किया है कुछ टाइम पहले, तो थोड़ा रेस्ट ले लो, फालतू में झंझट में पड़ने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वो तुम्हारे माइंड सेट को तोड़ना चाहता है जिससे कि तुम मेंटली ढीला पड़ जाओ। वहाँ पर अभिषेक बोलता है कि लुओ, तुम भी देखने में बहुत ही ज्यादा ही ताकतवर लगते हो, कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे यहाँ पर? तो लुओ बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा डंप नहीं हूँ, तुम्हारे और मेरे ताकत के बीच में एक बहुत ही बड़ा अंतर है और मैं फालतू के झंझट पर पड़ना नहीं चाहता। अभिषेक को ये चीज सुनते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैं एक बार इस डॉन को हरा दूं, उसके बाद तुम्हारा ही बारी आने वाला है, मैं अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही उतारूंगा। और ये सारी चीज बोलते हुए वो वहां से निकल जाता है और अपने ताकत के प्रेशर को बाहर रिलीज करता है। वहाँ पर दिखाया जाता है डॉन मन के अंदर बोलता है कि आज रात के एरिना पर मैं तुम्हें देख लूंगा। वहाँ पर दिखाया जाता है रात हो जाती है और स्टेज भी बन चुका है। वहाँ पर रोनिता का एंट्री होता है। वहाँ पर अरुणी को पहले ही पाती है। वो बोलती है कि बहना, तुम यहाँ पर पहले पहुँच चुके हो, क्या तुम डॉन का कुछ ज्यादा ही केयर करते हो कि यहाँ पर जल्दी पहुँच गए? तो अरुणी बोलती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो डॉन जल्दी से जल्दी यहाँ पर मर जाए, जिससे कि मेरे को ज्यादा टेंशन लेनी ना पड़े। तो रोनिता बोलते हैं कि अरे ना ना, मैं अपनी बहन को जानती हूँ। तो अरुणी बोलती है कि चुप कर जाओ, बेशरम औरत कहीं की। तो रोनिता चिढ़ाते हुए बोलता है कि दोगली लड़की। दिखाया जाता है अरीना का जो फील्ड है वो सज चुकी है और अरीना को पूरी तरह घिरा है नुकीले पत्थर, अर्थात कोई भी अगर इस अरीना से नीचे गिर जाए तो उसका मौत पक्की है। और एक गेट से दोनों वॉरियर अर्थात डॉन एंड अभिषेक वहां पर पहुंचता है और लूसी भी उसके अंदर आते हुए बोलता है कि मैं फाइट करना चाहता हूं, क्योंकि अभिमान को मारने में मैंने भी आपका हेल्प किया था, मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर फाइट करें। तो डॉन बोलता है कि मैं पहले फाइट कर लूं, उसके बाद तुम आकर यहाँ पर फाइट कर सकते हो। और ये सारी चीज बोलते हुए वो अरीना के अंदर प्रवेश करने के लिए बढ़ जाता है और पीछे से मिस जून को दिखाया जाती है। वो बोलती है कि आपका लाइफ मेरे लाइफ से बहुत ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मारे जाओ, क्योंकि तुम्हारा लाइफ भी मेरा है। फिर दिखाया जाता है रतन को। रतन बहुत ही स्पीड से अरीना की तरफ बढ़ रहा था इस फाइट को रोकने के लिए और वो अपने अंदर सोच रहा था कि पंजाब सेक्ट में इतना ज्यादा जीनियस नहीं है, अगर इस जीनियस को कुछ भी हो गया तो इससे बहुत ही ज्यादा ही बुरा होगा। बट पीछे से तरुण आते हुए उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि मानता हूँ कि डॉन बहुत ही ज्यादा ही जीनियस है, बट ये सारे बच्चों का मामला है। अगर डॉन का किस्मत चाहता है कि वो जिए और भी ज्यादा ताकतवर बने तो वो जरूर से जिएगा, इसे आपको रोकने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो रतन के पास और कोई भी चारा नहीं रहता, क्योंकि तरुण के एक किस्मत वाली बात पर वो कोई भी आर्गू नहीं कर सकता, क्योंकि जीना मरना सच में किस्मत पर डिपेंड करता है, या बोले तो अपनी चॉइस पर। और बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि एल्बिस ने पहले ही तरुण को कुछ प्रीशियस गिफ्ट दे दिया था। वो बोलते हैं कि आपको किसी भी हालत में इस फाइट को होने देना है, कोई भी इस फाइट को रोकने का कोशिश भी ना करे। तो तरुण बोलता है कि हाँ, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुंबई सेक्ट ग्रो करे और जो भी इस सेक्ट के सामने आए वो पूरी तरह कुचला जाए। वहाँ पर दिखाया जाता है डॉन एंड अभिषेक दोनों ही वहाँ पर फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं और दोनों ही अपने दुश्मन के आमने सामने होता है। अभिषेक बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर आकर इतना जल्दी इतनी कम उम्र पर मरना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हें रोकने वाला नहीं, आज तुम इस अरीना पर मरने वाले हो। वहाँ पर दिखाया जाता है साइड में एक वेपन का बार आता है और इसी बार के वेपन ही बस फाइट पर यूज करा जा सकता है, जिसका जो मन है वो उसी वेपन के साथ फाइट कर सकता है। डॉन देखता है कि अभिषेक बढ़ रहा था एक शॉट को लेने के लिए, तो वो सोचता है ये शॉट कुछ स्पेशल हो सकता है और इसीलिए डॉन तुरंत जाकर अभिषेक को बाहर से एक स्लैश के द्वारा दूर भेज देता है और उस शॉट को ले लेता है। दिखाया जाता है कि अभिषेक के हाथ से खून बाहर आ रहा था। अभिषेक बोलता है कि सच में तुम बहुत जल्दी मरना चाहते हो, तुम मेरे को फिर से गुस्सा दिला दिए हो। तो डॉन शॉट को लेते हुए सोचता है कि इस शॉट के ऊपर इसका क्यों नजर था, क्या ये शॉट कोई स्पेशल हथियार है? तो वो शॉट पे हाथ देते हुए बोलता है कि इस शॉट में कोई भी मैजिक स्पेल नहीं है, बट इसका जो मेटल है वो सच में बहुत ही ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मगर अभिषेक एक स्पीयर को ले लेता है और अब इस दोनों का फाइट स्टार्ट होने वाला है। तो इस पूरे फाइट को मैं नेक्स्ट पार्ट पर कवर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस सीरीज के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे एक कमेंट भी कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट या फिर कुछ और, बट जरूर से करें, इससे वीडियो का रीच बढ़ता है और मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।